हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोमैन ट्रैक्शन पर। आज जो आपका आरआरबी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम हुआ है 29 जून की, जो आपकी थर्ड शिफ्ट हुई है, उसका हम आपको 100% एनालिसिस कराएंगे। पीडीएफ के लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि बारी लोकगीत किस राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थे। ए राजस्थान, बी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन था आपका बिहार, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जो आपका वारी लोकगीत है वह हिमाचल प्रदेश का लोकगीत है। हिमाचल प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाए कि वारी हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। इसे विशेष अवसरों, उत्सवों और सामाजिक समारोह में गाया जाता है। यह हिमाचल की लोक संस्कृति और परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए लाहौर, बी ऑप्शन था कराची, सी ऑप्शन था आपका कलकत्ता और डी ऑप्शन था आपका बम्बई, जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, कराची इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1931 में, वह कराची में हुआ था। कराची इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% ये क्लियर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ था। यह अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 के बीच हुआ था और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया तथा मौलिक अधिकारों का राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंधी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। जो आपको यह भी जरूर याद रखने की, जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वह पूर्ण स्वराज के लिए हुआ था। 1929 इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और जो आपका 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था वह मौलिक अधिकार के लिए हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसके अध्यक्ष थे 1931 में। और जो आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, यह अध्यक्षता जो आपकी की थी वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वह पूर्ण स्वराज के लिए था, यह मौलिक अधिकार के लिए था। यह आप जरूर याद रखें। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 एशियन यूथ गेम का शुभंकर क्या था। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थे। ए फॉक्सी, बी ऑप्शन था आपका शहाब, सी ऑप्शन था चांद और डी ऑप्शन था आपका अप्पू। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, साहब इसका एकदम करेक्ट आंसर। 2025 एशियन गेम्स का एशियन गेम्स का जो आपका शुभंकर था वह साहब साहब इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा कि 2025 एशियन गेम्स का आयोजन बहरीन में हुआ था। इसका शुभंकर साहब नामक अरेबियन ओरिक्स था। यह बहरीन की संस्कृति, युवा ऊर्जा और खेल भावना का प्रतीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर में किसी फाइल को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है फाइल खोलने के लिए। ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए कंट्रोल प्लस एस, बी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस एन, सी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस ओ और डी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस पी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस ओ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग किसी फाइल को ओपन यानी खोलने के लिए किया जाता है। और जो आपके अन्य शॉर्टकट की दिए हैं, जैसे कंट्रोल प्लस ए या सेव करने के लिए एस होता है, कंट्रोल प्लस एन न्यू फाइल खोलने के लिए, और कंट्रोल प्लस बी आपकी प्रिंट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल प्लस बी पेस्ट करने के लिए। ये भी आप जरूर याद रखें। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि भाई बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। और उसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर ले, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। क्वेश्चन था कि एतना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। आपका एटना जो ज्वालामुखी है वह किस देश में स्थित है। ऑप्शन थे। ए जापान, बी ऑप्शन था आपका इटली, सी ऑप्शन था आपका इंडोनेशिया और डी ऑप्शन था आपका फिलीपींस। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इटली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका एटेना ज्वालामुखी है वह इटली में स्थित है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिससे आपका एकदम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि माउंट एटना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली की सिसिली द्वीप पर स्थित है। यह भी आप याद रखना कि यह किस द्वीप पर स्थित है। यह इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। यह विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है, आपका एटना ज्वालामुखी। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। ए 14वीं जनगणना, बी ऑप्शन था 15वीं जनगणना, सी ऑप्शन था 16वीं जनगणना और डी ऑप्शन था आपका 17वीं जनगणना। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 15वीं जनगणना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपकी 2011 की जनगणना थी वह आपकी 15वीं जनगणना थी।
इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, जिससे आपका क्वेश्चन ये 100% क्लियर हो जाएगा और इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन था कि इसी को एक्सप्लेन किया, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, यह स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद 2011 की कौन सी जनगणना थी, तो यह आपकी 7वीं जनगणना थी। लेकिन इसने पूछा है कि 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, स्वतंत्रता के बाद नहीं पूछा है, तो इसलिए 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्रता के बाद अगर पूछता तो वह आपकी 7वीं जनगणना होती। भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में शुरू की गई थी। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य 1881 में पहली नियमित जनगणना की गई। 2011 की जनगणना आपकी 15वीं जनगणना थी और 2011 यानी कि 2011 की जो स्वतंत्रता के बाद अगर पूछे तो वह 7वीं जनगणना थी। यह भी आप याद रखना। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थे। ए समानता का अधिकार, बी ऑप्शन था जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन था मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों की अमान्यता और डी ऑप्शन था आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों की अमान्यता इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया। अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि जो भी कानून मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध होगा वह उस सीमा तक शून्य माना जाएगा। संविधान लागू होने से पहले बने कानून को यदि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वे अमान्य हो जाएंगे। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों का हनन करे यानी कि उल्लंघन करे। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन था आपका, कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन थे ए जस्टिन ट्रूडो, बी ऑप्शन था मार्क कार्नी, सी ऑप्शन था आपका पियरे पोइलेव्रे और डी ऑप्शन था आपका एंड्रयू शीर। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मार्क कोर्नी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं आपके मार्क कोर्नी। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि मार्क कोर्नी कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने मार्च 2025 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मार्क कोर्नी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि व्यापार और वाणिज्य का सुचारू बनाने के लिए अकबर ने कौन सी व्यवस्था का लागू किया, जिसको अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन थे आपके ए दहसाला व्यवस्था, बी ऑप्शन था मनशबदारी व्यवस्था, सी ऑप्शन था एक समान सिक्का एवं कर व्यवस्था और डी ऑप्शन था आपका एकता व्यवस्था। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एक समान सिक्का एवं कर व्यवस्था इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि अबुल फजल इन मुबारक ने अपनी पुस्तक ऐन ए अकबरी में उल्लेख किया है। अकबर ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक व्यापार पर कई आवश्यक कर समाप्त किए। एक समान मुद्रा यानी कि रुपया को प्रोत्साहित किया, व्यापारिक मार्गों का सुरक्षित बनाया। इससे पूरे साम्राज्य में व्यापार अधिक सुचारू हुआ। अगला अगला क्वेश्चन आपका पूछेगा, कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शंस थे आपके ए केवल गणना के लिए, बी ऑप्शन था आपका केवल गेम के लिए, सी ऑप्शन था डेटा को इनपुट प्रोसेस स्टोर और आउटपुट करने के लिए और डी ऑप्शन था केवल इंटरनेट चलाने के लिए। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, डेटा को इनपुट प्रोसेस और स्टोर और आउटपुट करने के लिए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को इनपुट करता है, उसे प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और परिणाम के रूप में आउटपुट देता है। इसका उपयोग शिक्षा में, बैंकिंग में, चिकित्सा, व्यापार, संचार, मनोरंजन आदि अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति किसका संकेत देती है, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन थे आपके ए अम्लीय विलयन, बी ऑप्शन था क्षारीय विलयन, सी ऑप्शन था उदासीन विलयन और डी ऑप्शन था आपका लवणीय विलयन। करेक्ट आंसर जो आपका था ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय विलयन यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ एक्सप्लेन किया, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन था, इसी को एक्सप्लेन किया कि जब कोई अम्ल यानी कि एसिड पानी में घुलता है तो वह H प्लस आयन देता है। यह H प्लस आयन पानी के अणु H2O से मिलकर हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3 आपका H3O प्लस बनाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट था, अम्लीय विलयन। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में होने वाले शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन थे आपके ए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी ऑप्शन था उत्तर पूर्व मानसून, सी ऑप्शन था पश्चिमी विक्षोभ और डी ऑप्शन था आपका चक्रवात। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि पश्चिमी विक्षोभ भूम मध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होता है। ये सर्दियों में भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में वर्षा लाते हैं। यह वर्षा रबी फसलों
विशेषकर गेहूँ के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। और प्लीज़ इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर हम आपको पूरी PDF अपलोड कर देंगे और टेलीग्राम की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।